चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ब्रीदिंग की तरफ। तो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग जो होती है हमारी लंग से होती है, ठीक है। ब्रीदिंग हमने सांस लिया, ये ब्रीदिंग कहलाती है ब्रीदिंग। उसके बाद जाता है ये कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़े जो होते हैं, ये देखिए एक फेफड़ा है, ये दूसरा फेफड़ा होता है। उसके बाद ये जो होता है फेफड़े में, ये आपका ट्रैकिया कहलाता है। क्या है ये? ट्रैकिया होता है। ये उसको ब्रोंकस होता है। ब्रोंकस जो होते हैं ब्रांकाइल्स में टूट जाते हैं। फाइनली ये कहाँ पे टूट जाते हैं? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहलाते हैं। बाबू क्या कहलाते हैं? ये एल्वियोलाई कहलाते हैं। अगर एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, देखिए कुछ एल्वियोलाई ऐसे होती है। एल्वियोलाई के बगल से एक ब्लड वेसल्स पास होती है, इसमें ब्लड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया? ढेर सारा ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन कहाँ पे पास कर जाएगा? यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पास कर जाएगा, और ब्लड वेसल्स से जो CO2 होता है वो एल्वियोलाई में पास कर जाएगा। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हमारे किसके? हमारे फेफड़ों के, ठीक है। यानी कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है, उसी तरीके से जो हमारे लंग्स होते हैं वो ढेर सारे एल्वियोलाई के बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारों की तरह होते हैं। ये उनसे मिल करके बने होते हैं। अब देखिए कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो लंग्स होता है, ध्यान समझिए, जो हमारा लंग्स होता है वो आगे स्टर्नम हड्डी से क्या होता है? बधा होता है। नीचे हमारा यू शेप का डायाफ्राम से बधा होता है, ठीक है। और पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से बधा होता है, यानी कि एयर टाइट चैम्बर होता है, यानी कि सब उसको जकड़ के रखे हुए हैं। तो जब हम डायाफ्राम को नीचे की तरफ ले जाते हैं और रिब्स को उठाते हैं, जो रिब्स में देखिए जो रिब्स होती हैं, इनके बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं कॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टल मसल बोलते हैं, राइट, कॉस्टल मसल। और जो है अगर हम सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगा। एक्सटर्नल क्योंकि उठा रहे हैं ना इसको, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल करेगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ दिए, तो इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेंगी, ठीक है। और डायाफ्राम में फ्रीनिक मसल्स पाई जाती हैं, ये भी हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में, ठीक। तो अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, सांस लेते कैसे हैं, तो डायाफ्राम को हम लोग नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या चीज़? वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपको पता है जब वॉल्यूम PV बराबर कांस्टेंट होता है, क्या होता है? PV बराबर कांस्टेंट होता है। अगर हमने वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया तो लंग्स का प्रेशर घट जाएगा। लंग्स का प्रेशर घट जाएगा तो बाहर का प्रेशर, हवा का प्रेशर ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और आपको पता है हवा जो होता है अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो ऑटोमेटिक वो अपने लंग्स में चला जाएगा। ये आपकी भूल है कि हम सांस लेते हैं, सांस हम लेते नहीं हैं, सांस तो अपने आप चली जाती है, ठीक है। सांस आती है, सांस जाती है, जिंदा रहने के लिए तुझे मेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगा तभी जिंदा रहोगे, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि हमने लिफ्ट को इसको उठाया, क्या इसको उठाया, रिब्स को, ये हमारा सांस अंदर गया, ठीक। अब देखिए होता क्या, आप उल्टा सोचिए। उल्टा सोचने का मतलब कि जो पहले हमने डायलेट कर दिया था उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। ये हमने उसको फ्रीनिक मसल्स को ऊपर करवाया, इसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम की, यानी कि अब जो है वॉल्यूम हमने कम कर दिया। क्या? वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि PV बराबर कांस्टेंट होता। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा, सांस बाहर चली गई, ठीक। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपने पार्शियल प्रेशर से होता है। ये देखिए जैसे सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारे हैं क्या, ये हमारे हैं लंग्स, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास से क्या गुजरी हुई है? एक ब्लड की पाइप, इसमें से ब्लड जा रहा है। अब देखिए ब्लड में CO2 का कंसेंट, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है ब्लड में, लेकिन यहाँ पर CO2 का प्रेशर कम होता है, यहाँ पर हाई होता है। बताइए CO2 अपने हाई से अपने लो की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। क्या? O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो O2 इधर चला आता है। तो इस तरीके से हो जाता है एक्सचेंज। जो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर देखिए तीन बाउंड्रीज होती हैं। ये है आपका एल्वियोलाई, ये है आपका ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर बीच में बेसमेंट सब्सटेंस भरा होता है। तो इसका एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, और बीच में जो सीमेंट लगा एक लेयर ये हो गया। मतलब 3 लेयर पाई जाती हैं, और 3 लेयर की थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। सोचिए कितना थिन होता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना है। ये स्क्वैमस इपिथीलिया का बना होता है। क्या? स्क्वैमस इपिथीलिया,
जब हम आपको इपिथीलिया पढ़ाएंगे वहाँ पर 3 तरीके की इपिथीलिया पढ़ाएंगे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार इपिथीलिया। तो जहाँ पर कहीं पर डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना होता है वहाँ पर क्या यूज होता है, स्क्वेमस इपिथीलिया का यूज किया जाता है। अब देखिए क्या, अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ओके, आरबीसी के द्वारा 97% ट्रांसपोर्ट किया जाता है और 3% डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ठीक। ये टिश्यू तक हमारे पहुंच गया। ओके, अगर हम यहीं पर बात करें अगर CO2 का, तो CO2 जो होता है बाबू वो आरबीसी के भी थ्रू जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के भी थ्रू जाता है, प्लाज्मा के भी थ्रू जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाता है 70% जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, राइट। अब देखिए O2 का उतना तो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन CO2 वाला थोड़ा सा देख लिए, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये ब्लड वेसल्स बना दिया, क्या बना दिया, एक ब्लड वेसल्स बना दिया। तो अगर ये आरबीसी होती है हमारी, ये हमारी आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, हमेशा नाम याद रखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है बाबू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2O को CO2 से जोड़ करके H2CO3 बना देता है और H2CO3 को तोड़ करके SCO3- प्लस H+ बना देता है, ठीक है। यही बाइकार्बोनेट बनाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि आपके शरीर में सबसे फास्ट कौन एंजाइम काम करता है, तो सबसे फास्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही काम करता है हमारी पूरे बॉडी में, क्योंकि इसका टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा होता है। टर्नओवर नंबर का मतलब 1 सेकेंड में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उसको, उसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नंबर पूरे हमारे जितने पूरे बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टर्नओवर नंबर किसका होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का होता है, राइट। अब देखिए होता क्या है, आरबीसी के अंदर ये बाबू बना H2CO3 बना, H2CO3 बना, H2CO3 H+ प्लस SCO3- में टूटेगा और SCO3 तुरंत बाहर चला जाता है, SCO3- तुरंत बाहर चला जाता है। और इसको H+ जो होता है ये pH को मेंटेन करता है, ब्लड के pH को मेंटेन करता है। और H+ के ये जो बाइकार्बोनेट बाहर गया है इसका स्थान लेने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ये बाहर जाएगा माइनस वाला, H+ अकेला पड़ जाएगा, H+ को एक अपना साथी चाहिए माइनस वाला, तो बाहर वाला कहता है क्लोराइड हम आ रहे हैं, तो क्लोराइड चला जाता है अंदर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाबू क्लोराइड शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हैमबर्गर फेनोमेना। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फेनोमेना, ठीक है। हैमबर्गर की घटना, क्या, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेना। अब देखिए बाइकार्बोनेट हमारे किसके पास, टिश्यू हमारे जो है एल्वियोलाई के पास, ये CO2 में जाकर के टूट जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा जाता है। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज सेचुरेशन लिखेंगे, कितना % हमारा आरबीसी सेचुरेट हो गया है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। तो जब ये ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, सिग्मोइड कर्व आता है। देखिए 50% सेचुरेट होने में जिस पार्शियल प्रेशर पर, ठीक है, जिस पार्शियल प्रेशर पर हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी 50% सेचुरेट हो गया, उसी को बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू। एक छोटे से प्रेशर पर 50% बहुत जल्दी ये अचीव कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, या क्या करेंगे, H+ को क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे। क्या, H+ को इंक्रीज करेंगे या pH को घटाएं, ठीक है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर, H+ बढ़ाने पर या pH घटाने पर ये ग्राफ जो होता है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, यानी कि P50 जो यहाँ पर आ जा रहा था, अब P50 कहाँ पे चला जाएगा, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा P50, ठीक है। क्या इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर H+ और pH घटाने पर, क्योंकि H+ बढ़ेगा तो pH घटेगा, क्योंकि pH बराबर -log H+ होता है, ओके, ठीक है। तो जो ये अपना जो है ओरिजिनल से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसी को बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं या बोहर इफेक्ट बोलते हैं। अब जरा इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, टेम्परेचर को कम रखिए, H+ को कम रखिए, pH बढ़ा दीजिए, तो ये ग्राफ हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिनल से। ये देखिए, ओरिजिनल से लेफ्ट तरफ शिफ्ट होने का मतलब 50% जल्दी से सेचुरेट हो जाएगा, यहीं पर सेचुरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हेल्डन इफेक्ट, ठीक है, राइट। तो बोहर इफेक्ट और हेल्डन
हिडन इफेक्ट, दो इफेक्ट याद रखिएगा। जब हमको बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बुखार के टाइम में ग्राफ राइट शिफ्ट होता है कि लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ हमेशा और हमेशा राइट की तरफ भागता है। इसीलिए हमको जो है थोड़ा क्या खींचना पड़ता है, ठीक है। तो ये था ग्राफ, ठीक। अब देखिए जो है सिग्मॉइड कर्व था, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। अब अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में एक बार में हम जितना सांस लेते हैं, एक बार में सांस लिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और एक बार में कितना सांस लेते हैं हम लोग, आधा लीटर 500 ml लेते हैं। और जो है एक मिनट में 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। तो एक बार में 500 लिया तो 12 बार में 12 25 60 लगभग 6000 ml लोगे, और 16 25 80, 6000 से लगभग 8000, यानी कि 6 लीटर से लेकर के 8 लीटर एक बार में हम लोग सांस ले लेते, एक मिनट में सांस लेते हैं। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम को हमने ले लिया, 500 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कितना और फोर्सफुल्ली कितना और ले सकते हो, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है लगभग जो हो जाए, तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, हम आपको इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 होता है। कितना होता है, 2500 से लगा करके 3000 एडिशनल तुम ml ले सकते हो, 3 लीटर। और इसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद कितना और छोड़ सकते हो, उसी को हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये होता है आपका 1000, कितना 1000 और छोड़ सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जो लंग से कभी बाहर निकलता ही नहीं है, जो कि 1100 से लेकर के 1200 ml तक होता है। ये हमेशा और हमेशा लंग्स में रहता है। यही एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, लंग्स को पिचकने नहीं देता, वरना लंग्स हमारी पिचक जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए इस सब वॉल्यूम नापने के लिए, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम को नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमीटर। क्या नाम होता है इसका, स्पाइरोमीटर, ठीक है। स्पाइरोमीटर जो होते हैं, इसमें एक आपको नली मिलती है, आपने देखा भी होगा, ठीक। और इसमें जो है ऐसे ऐसे बना होता है गोली, ठीक है, यहाँ पे लगे होते हैं गोलियाँ, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, इसमें हम लोग फूंक मारते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से ये वॉल्यूम नापे जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि स्पाइरोमीटर से हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कभी नहीं नाप सकते, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम बाहर ही नहीं निकलता है, ठीक है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो इसका रेगुलेशन कहाँ से होता है, हमारे मेडुला और पॉन्स से होता है। रेस्पिरेशन का सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला एंड पॉन्स रीजन में होता है, ठीक है, ओके। और हमारे हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर का सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बाद क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन के बाद जो है आपका, ठीक। अच्छा, कुछ डिजीज़ जो है अस्थमा, एम्फीसीमा डिजीज़ वगैरह जो होती है, एम्फीसीमा डिजीज़ सिगरेट स्मोकिंग से होती है। अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस जो होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं, उसमें अस्थमा हो जाता है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी होती हैं, जो लोग पत्थर काटते हैं या फिर जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है वहाँ पे रहते हैं, तो उनके अंदर वो डस्ट पार्टिकल जमते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, राइट, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो आता है ब्लड आता है। क्या आता है बाबू, ब्लड आता है। ब्लड को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक आपका होता है प्लाज्मा वाला पार्ट, कौन सा, प्लाज्मा वाला पार्ट, एक ब्लड सेल्स वाला पार्ट होते हैं, ठीक है। पास से प्लाज्मा 5 से 55% होता है, बाकी 45% जो होता है ये आपके ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है लगभग 90%, बाकी 10% बची हुई प्रोटीन होती है। प्रोटीन में 3 प्रोटीन मेजर होते हैं, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। 3 प्रोटीन, कौन कौन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। ब्लड सेल्स में कौन आते हैं, ब्लड सेल में 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है कि
जो आपका प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है, हमने बताया था ग्लोब्यूलिन गामा ग्लोब्यूलिन का तरह काम करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम में काम करेगा। फाइब्रिनोजन फाइबर में कन्वर्ट होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। और एल्बुमिन चिपचिपा होता है, मुर्गी के अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है और एल्बुमिन प्रोटीन ही होती है, इसलिए चिपचिपा होता है, इसीलिए ब्लड हमारा चिपचिपा होता है। एल्बुमिन प्रोटीन के कारण ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करता है। ये तीनों प्रोटीन के काम हो गए, ठीक है। अच्छा, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स कहा जाए कि रेड ब्लड कार्पसेल्स कहा जाए, ठीक है। देखिए सेल वो होते हैं जिसमें कंप्लीट उसके सेल ऑर्गेनेल्स हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड ब्लड सेल कहना एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो क्या, आरबीसी के अंदर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल तो गायब होते हैं, इसीलिए कार्पसेल्स बोला जाता है। तो सेल और कार्पसेल्स में यही अंतर होता है, सेल अपने आप में कंप्लीट होती है, कार्पसेल कुछ उसके सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाते हैं, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इसको रेड ब्लड सेल्स ही जनरली बोल देते हैं। पहले वाली बुक में देखिए कार्पसेल्स लिखा था, लेकिन अब सेल्स कर दिए हैं उसको। तो आरबीसी को अगर हम देखें, एक एक कंपोनेंट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए अगर हम आरबीसी को देखते हैं तो आरबीसी जो होती है 50 से 55 लाख, यानी कि 50 to 55 लाख, यानी कि कह सकते हैं 5 to 5.5 मिलियन, कितना 5 to 5.5 मिलियन पाया जाता है पर mm क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब में ये नंबर है हमारा 50 से 55 लाख, यानी कि 5 से 5.5 मिलियन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर बाबू हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन का बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन का बना होता है। हीम आयरन वाला पार्ट होता है, फेरस या फिर डबल प्लस प्लस। ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है एक बार में 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बांध सकता है। कितना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांध सकता है, ठीक है। तो यह था आपका आरबीसी। आरबीसी का अगर हम लाइफ स्पान देखें, लाइफ स्पान मतलब कि ये कितना दिन तक जिंदा रहता, तो 120 दिन, लगभग 3 मंथ तक जिंदा रहता है आरबीसी। 120 दिन के बाद ये मर जाता है। कहाँ पर स्प्लीन में, कहाँ पर स्प्लीन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। स्प्लीन की पोजीशन क्या होती है, स्प्लीन की पोजीशन जो होती है हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होती है। रेड कलर की एक ऐसे जो होती है अर्धचंद्राकार जो होती है, सेमी ल्यूनर की तरह, ठीक। एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। इसी स्प्लीन में जाकर के आरबीसी मर जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन का जल्दी से स्प्लीन के बारे में लिखिए। स्प्लीन जो होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। तो यहाँ पर जाके आरबीसी मरती, इसीलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को। और देखिए स्प्लीन में रिजर्व ब्लड भी होता है, क्या, मरती भी है और यहाँ पर रिजर्व ब्लड भी होता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी पड़ जाती है तो ब्लड भी यहीं से आता है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत लोग हार्ट पे लगा देते हैं, लेकिन हार्ट नहीं होता है, हार्ट तो खाली एक पंपिंग सिस्टम होता है, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है, हमारे रिजर्व आरबीसी पाई जाती है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिजर्व ब्लड होते हैं। तो ये पूरा था आरबीसी के बारे में। जल्दी से आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स। अब डब्ल्यूबीसी को अगर एक जगह पर आप ले लेंगे, उसको टच करेंगे, तो वो 2 तरीके का क्या आपका देगा, 2 तरीके का जो है आपको उसमें मिलेंगे। कुछ जो है दाने की तरह होंगे, यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स होगा, क्या होगा, ग्रैनुलोसाइट्स होगा, दानेदार होगा, ठीक है। कुछ में ग्रैनुल्स नहीं होंगे तो ए ग्रैनुलोसाइट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं NEB, ठीक है। आपके जो गांव में, ठीक है, किसका पेड़ होता है, ठीक है, नीब का, NEB नीब का, ठीक है, नीब का गांव में, ठीक है, NEB नीबा गांव में, ठीक है, NEB गांव में पाया जाता है नीब का पेड़। यानी कि N फॉर न्यूट्रोफिल, E फॉर यूसिनोफिल, B फॉर बेसोफिल, ये क्या होते हैं, ग्रैनुलोसाइट होते हैं। बाकी मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट बचे हैं ये क्या होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। और इनका नंबर अगर हम देखेंगे 6000 से लेकर के 8000, ठीक है, पर mm³ पाया जाता है, राइट। अब देखिए एक एक कंपोनेंट के बारे में जल्दी से स्टडी करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं अगर, तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं फैगोसिटिक सेल्स होती है, कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रोफिल जो होते हैं इसमें मल्टी लोड होते हैं। ये देखिए इसका न्यूक्लियस जो होता है मल्टी लोड होता है। यूसिनोफिल अगर बढ़ जाए तो यूसिनोफिलिया हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। और बेसोफिल जो होता है आपके बेसोफिल जो होता है कहीं पर अगर स्वेलिंग वगैरह होता है तो वहाँ पर बेसोफिल किडनी की शेप का होता है, ठीक। इसके बाद जो होता है आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट भी आपका
आपका क्या होता है, मोनोसाइट भी फाइगोसिटिक सेल्स होती है। देखिए मन क्या करता है, मन करता है खाने को, मन तो हमेशा खाने को करता है। माँ का मतलब मोनोसाइट, ना का मतलब न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, फाइगोसिटिक सेल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिम्फोसाइट। यहाँ पर क्या चीज़, लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट हो जाता है और एक टी लिम्फोसाइट हो जाता है, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है बाबू, एंटीबॉडी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट इसके एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए लिम्फोसाइट जो होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ये सारे के सारे लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं। समझ लिए आर्मी है, ठीक है। इसको क्या करना है, दुश्मन से लड़ना है। अगर इसकी ट्रेनिंग यहीं पर दिया गया, बोन मैरो में ही ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है, बी फॉर बोन मैरो में ही ट्रेनिंग दिया गया, निकलने के बाद ये आर्मी कहलाएगी, बी लिम्फोसाइट कहलाएगी, ठीक। लेकिन बनी यहाँ पर, लेकिन ट्रेनिंग दूसरी जगह पर दिया गया। गोरखा बटालियन है ये, ठीक है, ठीक। ये राजपूताना बटालियन है, समझ लीजिए, गोरखा बटालियन। यहाँ पर थाइमस में चले गए ये लोग ट्रेनिंग लेने के लिए। कहाँ बने, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए थाइमस में चले गए, ठीक है। तो थाइमस से निकलने के बाद ये लोग टी लिम्फोसाइट कहलाएंगे। तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर आपका थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, बी फॉर आपके बोन, बी फॉर क्या, बी फॉर बी लिम्फोसाइट। एक्चुअली ये बी टर्म लेकिन यहाँ बोन से नहीं आया है। जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बी टर्म बर्सा फैब्रिकस से आया है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस से आया है। बर्सा फैब्रिकस किसमें, बर्ड्स में पाई जाती हैं, वहीं से लिया गया है। लेकिन संजोग की बात है कि बी फॉर बोन भी होता है, बी फॉर बर्सा फैब्रिकस से भी होता है, लेकिन ये करेक्ट आंसर है बर्सा फैब्रिकस। तो ये था आपका किसके बारे में, WBC के बारे में। प्लेटलेट्स आई है, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ पाई जाती हैं। पहली बात तो प्लेटलेट्स, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात तो ये जो तू टिक्कम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, क्या चीज़, प्लेटलेट्स होते हैं। पहली बात तो ये कि ये सेल नहीं होते हैं, ठीक। क्योंकि ये होते हैं बाबू सेल फ्रैगमेंट। क्या होता है, ये सेल फ्रैगमेंट होता है, यानी कि एक बड़ी सी सेल मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं। इसको ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिए, ठीक है। ये जो छोटा टुकड़ा होगा एक, यही आपका क्या कहलाएगा, प्लेटलेट्स कहलाएगा। और प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, इसके बाद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। प्लेटलेट से क्या निकलता है, प्लेटलेट फैक्टर 3 निकलता है। एक्चुअली जो होते हैं हमारे अंदर कुल 12 फैक्टर होते हैं। हीमोफीलिया में यही होता है, हीमोफीलिया में 9 नंबर का फैक्टर, यानी जिसको हम लोग क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, उसका वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, राइट। अब चलते हैं, ये तो था ब्लड के बारे में। ब्लड, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में चलिए। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। देखिए ये हमारी होती है RBC। क्या चीज़, हमारी RBC होती है। RBC के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो पाया जाएगा वो एंटीजन होगा, और जो यहाँ प्लाज्मा में जो इसका साथी होगा उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं, एंटीजन RBC के सरफेस पर होते हैं, राइट। अब देखिए RBC के सरफेस पर जो एंटीजन पाए जाते हैं उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी कहाँ पर पाई जाती है, इसके प्लाज्मा में पाई जाती है। अगर यहाँ पर A पाया जाएगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, एंटीबॉडी B होगा। यहाँ पर अगर B होगा तो यहाँ पर क्या होगा, A होगा। और अगर यहाँ पर जो है AB होगा, ठीक है, यहाँ पर AB होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक, ओके। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, AB होगा। तो देखिए ब्लड ग्रुप हमेशा डिसाइड किया जाता है एंटीजन से, जो RBC के सरफेस पर जो जिसका एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप। A का मतलब इसके पास एंटीजन A रहा होगा, B का मतलब इसका एंटीजन B रहा होगा, AB का मतलब इसका एंटीजन AB रहा होगा, O में तो एंटीजन होता ही नहीं है, राइट। अब देखिए जो आपका जो होता है O होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है, क्या, वो सबको। और AB जो होता है वो सबसे ले सकता है ब्लड, ठीक है। क्योंकि O के पास क्या होता है, O के पास जो होते हैं एंटीजन नहीं होते, AB के पास एंटीबॉडी नहीं होते हैं, राइट। अब देखिए इसमें एक लोचा आ जाता है लेकिन RH फैक्टर का। RH फैक्टर भी होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं रीसस फैक्टर। इसको रीसस मंकी में कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने खोजा था। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड क्रोमोसोम नंबर 1 बनाता है। कौन बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 1 बनाता है। लेकिन अगर ब्लड सेल्स यही अगर आपके उसमें पूछा जाएगा, अर्थवर्म में पूछा जाएगा, किसमें, अर्थवर्म में पूछा जाएगा 4, 5, 6, यानी कि 4th, 5th, 6th वाले
सेगमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं? सेगमेंट में होते हैं। इसी में जो होते हैं आपके फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी होते हैं, ठीक है। जब अभी जो है रिवीजन उसका एनिमल किंगडम करवाएंगे तो ये भी आपको बताएंगे, ओके। अब देखिए RH जो होता है, RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH निगेटिव भी हो सकता है। अगर RBC के सरफेस पर RH पाया गया तो RH पॉजिटिव, वरना निगेटिव वाला देखिए सबको दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सबको नहीं दे सकता, ठीक है। अगर O में भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, O में भी O पॉजिटिव सबको दे सकता है कि O निगेटिव वाला सबको दे सकता है, तो O निगेटिव वाला सबको दे सकता है, राइट। अगर AB में पूछा जाएगा, AB पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है कि AB निगेटिव वाला सबसे ले सकता है, तो AB पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, तो O निगेटिव सबको दे सकता है और AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है। अब आइए जरा हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? हार्ट के बारे में देखते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का, ठीक है। तो 4 चैम्बर का हार्ट, दो ऊपर वाले 2 एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो हो गया आपका एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखिए एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है, ओके। ये क्या होता है यार? ये भी तो हम लोग हार्ट बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे तीर लगा देते हैं, ठीक। अरे भैया होता है ये 3 चैम्बर हार्ट हो गया। 1 2 3, ये तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो जब हम लोग हार्ट बना कर देते हैं किसी को 1 2 3 चैम्बर्ड वाला दे दिया तो काम ही तभी तो नहीं बनता। हम लोग एम्फीबिया का हार्ट दे दिया, अरे साला, ठीक है। एम्फीबिया का हार्ट दे के चले आए तुम। अरे देना ही था तो ऐसे देते 4 चैम्बर वाला, 1 2 3 4, तब तो काम बनता है। यहाँ पे 4 चैम्बर, तुम किसका दे के चले आए? एम्फीबिया का हार्ट दे के चले आए। लो फ्रॉग, तुम फ्रॉग साबित हो गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब देखो क्या होता है, ठीक। इसमें जो होता है हमारा हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर का होता है। ये क्या आपका होता है? लेफ्ट एट्रिया। क्या होता है? लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ओके। ये क्या होता है आपका? लेफ्ट एट्रिया। उसके बाद क्या होता है? ये लेफ्ट जो होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। यार गर्मी है बहुत।